प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। करप्शन के चलते लोग परेशान हैं। भ्रष्ट तंत्र के कारण हकदारों को उनका हक नहीं मिल पाता है। गरीब प्रताड़ित होते हैं और उनका हक मालदारों को दे दिया जाता है। रिश्वतखोरी के कारण दफ्तरों का बुरा हाल हो गया है। सरकारी दफ्तरों में फाइलें अटकी पड़ी हैं। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाताओं ने अलग अलग जगह जाकर लोगों से उनकी राय जानी है, उनसे बात की है। सबसे पहले हम राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का, वो आपको सुनवाते हैं। कुर्सी के नीचे से जब नोटों की कड़कड़ाहट सुनाई देती है तो हर अधिकारी के हाथ चल जाते हैं। उसके बिना कुछ भी काम नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसी भी काम के लिए जाएंगे तो बिना रिश्वत के आजकल किसी अधिकारी का हाथ नहीं चलता। यही वजह है कि आम जनता हर जगह परेशान है। चाहे भरतपुर की बात करें, चाहे किसी भी राज्य की बात करें, हर जगह करप्शन करप्शन करप्शन। हमारे साथ जयपुर आर्ट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। रिश्वत का खेल, हर जगह मेल। नमस्कार। एक्चुअली जो रिश्वत का जो एक खेल है, यह व्यवस्था देश को खोखला कर रही है। मेरा सभी आवाम से एक निवेदन है कि हमारे देश में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी राजनेता हैं या किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति है, उनको तो इस मामले में अगुवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब तक आम जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़ी होगी या भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वयं आगे आकर के खड़ी नहीं होगी, तब तक इस देश का कल्याण संभव नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा सबसे कि देश का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो, वो पहले स्वयं को सुधारे। हम खुद कई बार ऑफर करते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो मैं तो देशवासियों को यही निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और इस देश को बचाने के लिए, इस देश को जो खोखला होने की जो परंपरा जो कई वर्षों से चली आ रही है, इसको समाप्त करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और किसी भी कीमत पर हमें रिश्वत ऑफर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसका विरोध करना चाहिए। और सरकार इसमें सहयोग भी कर रही है। इस नाते हम लोगों को अपने आप के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए अहम भूमिका निभानी चाहिए। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? किसकी वजह से ये पनपता है? क्या भ्रष्ट अधिकारी ही इसके जिम्मेदार है या आम जनता? इसके जिम्मेदार जो है भ्रष्ट अधिकारी है। उनके कहने से ही नीचे वाले कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, रिश्वत मांगते हैं, जभी आगे का वो संचालन हो। ऐसा कभी हुआ है कि किसी डिपार्टमेंट में आप छोटे से काम के लिए गए हो, चाहे जन्म पत्र हो या किसी चीज़ के लिए भी, बिना पैसों के काम नहीं होता? मेरे फादर का डेथ सर्टिफिकेट बना था, तो उसमें भी उन्होंने रिश्वत मांगी थी, करीबन 500 रुपये मांगे। उसके बिना काम नहीं करना। देखिए, किसी की मौत होती है, उसके सर्टिफिकेट के लिए भी राशि देनी पड़ती है। किस तरह करप्शन आम जनता पर हावी हो रहा है। कहीं ना कहीं आम जनता है, गरीब आदमी है, वो इससे ज़्यादा पीसता है, क्योंकि एसीबी तक वो पहुंच नहीं पाता। हालांकि एसीबी कोशिश है कि व्हाट्सएप के जरिए हर तरीके से एसीबी हर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, ताकि भ्रष्टाचारों की जड़ है उसके खत्म कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता अभी भी उस चीज़ से महरूम है। उन तक अभी तक एसीबी नहीं पहुँच पाई है। देखिए, हम एक बहुत छोटे से व्यापारी हैं। हम अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आगे बैंक के पास जाते हैं, अपना लोन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी बैंक कर्मचारी ये चाहते हैं कि हम उन्हें पहले रिश्वत दें, उसके बाद हमारा काम हो। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि जब एक छोटा सा व्यापारी कहाँ से पैसा लाएगा? उसे कुछ ज़रूरत है पैसे की, जब भी तो वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। और वो अप्लाई करने के लिए उसे पहले प्रेशराइज किया जाता है कि पहले हमारी जेब गर्म कीजिए, उसके बाद हम आपका काम करें। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। उसमें भी हो सकता है कि उन्हें आके धोखा मिले। तो हर जगह घूसखोरी के बिना कोई काम नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं कुछ नहीं। कुछ भी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा काम आप करिए, पहले उन्हें पैसा चाहिए, उसके बाद वो जब भी विश्वास में नहीं लेते हमें, फिर भी उन्हें गारंटी कोई नहीं है कि वो काम करेंगे। बिल्कुल, पैसे लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है काम करने की। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म करो, इसके लिए एसीबी को उन्होंने फ्री हैंड भी कर रखा है। कहीं ना कहीं एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है, भ्रष्टाचारियों पे हौसले अभी भी बुलंद है। उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण युवाओं की भूमिका मानता हूँ। वजह कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, उसको इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए।
मैं कई सारे ऐसे उदाहरण देता हूँ, चाहे मैं कॉलेजेस की बात करूँ, मैं चाहे स्कूल्स की बात करूँ, मैं किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की बात करूँ, प्राइवेट या निजी में बैंकों की बात करूँ, हर जगह भ्रष्टाचार 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 इसकी बातें होती है और कहीं ना कहीं शायद ये काम भी होता होगा। लेकिन मैं युवाओं से एक आग्रह करूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है इसको इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। युवा पीढ़ी इस देश का सबसे बड़ा परसेंटेज है, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए इस देश की जो युवा शक्ति है वो युवा शक्ति सबसे बड़ी परसेंटेज में है। हमारी मातृशक्ति, बुजुर्ग शक्ति और युवा शक्ति, तो युवाओं का अगर ध्यान इस विषय में गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होगी और देश भी मजबूत होगा। इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहिए। एक वजह यह भी है, जैसे कि भरतपुर में अभी डॉक्टर को 2000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। मामला इतना तूल पकड़ा कि एसीबी ने 14 साल बाद ऐसा हुआ कि एसीबी ने वहीं उसी जगह छोड़ दिया। हालांकि बाद में किरकिरी होने के बाद उसको 2-3 दिन बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं राजनेताओं का संरक्षण भी उन रिश्वतखोरों को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ा है संस्कार। हमारे परिवार में जो संस्कारों की कमी रही है, पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन संस्कारवान होना ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग ही अफसर बनते हैं, पढ़े लिखे लोग हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का आलम है वो भी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों में हमने देखा है। तो इस नाते हम चाहते हैं कि जो संस्कारवान परिवार है या जो संस्कार डालने की जो परंपरा है वो लगातार बनी रहे। जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे, हम स्वयं जागृत नहीं होंगे, तब तक हम इसका खात्मा नहीं कर सकते। चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कोई भी सामाजिक संस्था इसके लिए काम कर ले, लेकिन जब तक आम जनता इस विषय से नहीं जुड़ेगी और इसका विरोध नहीं करेगी, इसके खिलाफ खड़ी नहीं होगी या इसका खात्मा करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक ये समस्या लगातार चली रहेगी। और ये जो लकड़ी को जो कुतरने वाली जो प्राणी होते हैं, जिसको अपन कुछ कहते हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, दीमक, ये दीमक है हमारे देश को, दीमक की तरह ये जो खा रहा है भ्रष्टाचार। तो मैं युवा पीढ़ी से भी आग्रह करूंगा कि इस देश को बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों का विरोध भी करें और स्वयं आगे आकर के भ्रष्टाचार का विरोध करें। बिल्कुल यही है कि बिना पैसों के पेन की स्याही नहीं चलती और यही स्याही आगे कालिक बन जाती है। कैमरामैन ग्रेस के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। न किसी सरकार में पहले कह सकता था, न आज कह सकता है। मैं सोचता हूं कि अगर नकबजनी में जो केसेज हुए हैं, अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने थाने पे जाता है तो ऐसा बहादुर थानेदार मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि जो उसकी एफआईआर दर्ज करने में मना कर दे। मैं केवल और केवल 2 साल के जुलाई तक के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। जुलाई 2020 और जुलाई 2021, इसी सरकार के दोनों कार्यकाल हैं। नकबजनी हुई थी 3212 और इस साल 21 में हुई है 3865। इसका मतलब नकबजनी में 20% की बढ़ोतरी, जो सामान्यतः 7 महीने में किसी भी जगह होना असंभव सा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि खुली छूट है। इसी तरह से चोरी के प्रकरण में अगर कहीं चोरी हो गई और दर्ज करने जाए तो उसको कोई ना नहीं कह सकता है। मैं सोचता हूँ चोरी के प्रकरण 2020 में जो दर्ज हुए थे जुलाई तक, वो है 14,993 और अभी 21 में हुए हैं 19,236। इसका मतलब 28% की बढ़ोतरी है। दूसरा, अपराध की बढ़ोतरी में मैं 2 फिगर आपको बता रहा हूँ। बलात्कार कोई भी अगर दर्ज करने जाएगा तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं तुरंत दर्ज करो। अब उन मुख्यमंत्री जी को कहो कि भरतपुर में 21 दिन तक बलात्कार महिला थाने पे जाती रही, उसका दर्ज नहीं हुआ। अब बलात्कार के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं जुलाई 2020 में, वो हुए थे 2,972 और अभी 21 की जुलाई में हुए हैं 3,717। इसका मतलब राजस्थान में इन 7 महीनों में 2 सालों की तुलना में बलात्कार की बढ़ोतरी 25% है, जिसे कोई भी आदमी 25% का मतलब 1/4 बड़ा है। इसी तरह से बलात्कार के साथ ही अपहरण है। अब ये भी कोई मुकदमा दर्ज करना जाएगा तो अपहरण का मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। जुलाई 20 में था 3,495 और अभी जो दर्ज हुए हैं इस साल वो 4,600 अर्थात 31.62% की बढ़ोतरी है। इसमें भी आपको आश्चर्य लगा कि महिला अपराध की दृष्टि से
शेड्यूल कास्ट की महिला के अपराध 28% बढ़े हैं, जबकि सारे राजस्थान के अपराध अपन ने 25% माना है। तो शेड्यूल कास्ट की दृष्टि से अपराधों की, और आप और मैं जो घटनाएं रोज पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको देख करके लगता है कि इस पर कोई शब्द ही नहीं बोलता है। अभी जो सिंधरी में घटना हुई, एक मोटरसाइकिल में जाने वाले परिवार को जबरन गाड़ी में डालकर और उसके साथ गैंगरेप हुआ। अब ये इस घटना के बारे में कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं। ये आपके नमूने हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 16 साल की बच्ची के साथ मांडलगढ़ में जिस प्रकार का दुष्कर्म की घटना हुई, उसके बारे में आपको कोई अफसोस नहीं होता। अफसोस तो यह है कि आपने देखा, पिछली बार आपने यहाँ जयपुर का ही है, ये जो आपका वैशाली नगर है, इस वैशाली नगर में जो अपराध हुआ और उस बच्ची ने आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया, वो आपके यहाँ घटित हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मरीज को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस है, उसमें जिस प्रकार से के साथ गैंगरेप हुआ, यो आपको जाहिर है। अलवर में एक 16 साल की बच्ची के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया, वो घटना भी शायद राजस्थान के हर आदमी को पढ़ने के बाद उसके रोंगटे खड़े हुए होंगे। तो एक तरह से अपराध का एक सिलसिला चल रहा है और अपराध इतनी तेज गति से बढ़ रहा है। उसका एकमात्र कारण, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये विभाग ऐसा है जिसमें निरंतर मॉनिटरिंग चाहिए। प्रतिदिन शाम को कोई न कोई जिम्मेदार आदमी राजस्थान के विभिन्न थानों में दर्ज हुए मुकदमों के बारे में उसकी पूछताछ करने वाला चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं, जो आपने देखा होगा, मैंने शायद हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री जी देखे हैं जो कोरोना काल में अपने 8 सिविल लाइन से बाहर ही नहीं आए, लेकिन रोजाना आप और हमको जरूर टीवी पे देखते हैं और आप लोग भी उनको रोज दिखाते हो कि वो आज वीसी कर रहे हैं, आज वीसी कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में ये हिंदुस्तान का शायद रिकॉर्ड पहला मुख्यमंत्री ने बनाया होगा कि जिसने कोरोना काल में अपने घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं। और कल बड़ा अच्छा उन्होंने एक कहा कि मैं बाहर जाऊंगा तो भीड़ आएगी तो प्रोटोकॉल टूट जाएगा। तो ये तो आप सभी लोगों को कह दो, हमको भी कह दो, सरकारी नौकरों को भी कह दो, पूरा राजस्थान को कह दो कि भाई चूंकि जाओगे तो लॉ एंड ऑर्डर और नियमों की अवहेलना होगी, इसलिए सब लोग घर में बंद हो जाओ और उसके कारण से राजस्थान जो है वो चलता रहेगा। मुझे अफसोस, अब की बार पहली बार मुझे एसीबी के बारे में जिस घटना का जिक्र अभी भरतपुर में आपने देखा होगा, डॉक्टर गुप्ता के साथ जो हुई घटना, वो उसने तो मुझे लगता है कि एसीबी जैसी एक अच्छी संस्था जिसकी मैंने विधानसभा में भी तारीफ की, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनीति कितना प्रेशराइज करती है कि उसके कारण से उस डॉक्टर अनिल गुप्ता को 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और उसके बाद भी उसको 12 घंटे अपने पास रखने के बाद किस दबाव के कारण से उसको छोड़ा। मैंने स्वयं डीजी साहब से बात की, मैंने कहा सोनी जी, मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं सुना जो कोई ट्रैप केस हो और उसकी, क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसकी आप बेल कैसे ले सकते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तर्क दिया। मैं भी बड़ा आश्चर्यजनक गया कि क्योंकि कोविड के अंदर हमने इस प्रकार के और कई डॉक्टरों को छोड़ना पड़ा जिसके कारण से डॉक्टरों की आवश्यकता रहती है। तो मैंने पूछा, आपका अगर ये तर्क सही है तो आप कृपा करके मुझे बता दो कि भरतपुर में उस दिन 7 अगस्त के दिन कोविड के पॉजिटिव पेशेंट कितने भर्ती थे। तो दूसरे दिन जब मैंने रिकॉर्ड मंगाया तो 0। इसका मतलब ये, और अब उन्होंने अपनी बात को इधर उधर करते हुए कल वापस उसी डॉक्टर को उन्होंने गिरफ्तार किया और उसकी बॉडी। इसका मतलब यह है कि राजनीति यहाँ तक पहुँच गई कि ट्रैप होने वाले व्यक्ति को भी बचाया जा सकता है। तो मोटे रूप में मेरा आपसे कहना यह है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ के रह गई है और उनकी पार्टी के एक बड़े नेता जो है ना, ट्वीट पे करते हैं कि 20 साल की बच्ची के साथ रैप हो गया और रैप होने के बाद उन्होंने नाम पते, मैं सोचता हूँ, मैं भी अभी बोल रहा हूँ, मैंने अगर आपको कोई वैशाली नगर की घटना बताई तो मैं नाम नहीं बताया है ना। हॉस्पिटल के अंदर भी रैप करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, ये भी जयपुर की घटना है। मतलब इस प्रकार के लोगों को, ये सामान्यतः हम इस बारे में नाम और उसके बारे में कोई चीज़ नहीं बताते हैं जिसके कारण से उस बच्ची के साथ
एक तरह से बदसलूकी हो जाए इस बात को। लेकिन उनके नेता ने जिस प्रकार से नाम को उजागर करके जिस प्रकार की बात को फैलाना है, तो केवल दूसरे राज्यों में हुई घटनाओं को उजागर करना बहुत अच्छा लगता है। तो कृपा करके अपने मुख्यमंत्रियों जी के हालचाल पूछ लिया करो कि ये घटनाएं, अभी जो सिंदरी की घटना आपने पढ़ी 2 दिन पहले, आपने देखा होगा कि किस तरह से जाते हुए रास्ते में से उसको उठा करके पति और पत्नी दोनों को साथ ले लेते हैं और उसके बाद जाकर के पति के सामने उसका गैंगरेप होता है। ऐसे एक घटना नहीं, राजस्थान की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो पति की उपस्थिति में पत्नी के साथ गैंगरेप हो रहा है और उसके बाद भी सरकार जो है ना ये बार बार ढोंग पीट रही है कि हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है। फ्री रजिस्ट्रेशन आपका नमूना बता रहा है। मेरी सरकार रही हो, चाहे मैं मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के रूप में काम कर रहा था उस समय, मेरे समय में भी अपराध हुए होंगे, लेकिन इस प्रकार के अपराध को, विशेष करके अपहरण को और बलात्कार को, चोरी को, नकबजनी को, छोटे मोटे झगड़ों को कोई दर्ज होगा नहीं होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, कोई हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के गंभीर अपराध कभी भी कोई भी मना नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, अब कोरोना थोड़ा सा शांत हो रहा है, आप भी कृपा करके निकल करके इस डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग करके या अपना कोई ऐसा सहयोगी रख लो जो कम से कम करे। ऐसा सहयोगी मत रखो जो भरतपुर जैसी घटनाएं करे, इतना ध्यान रख लेना। देखो ये एकदम ऐसी, क्योंकि मैं ऐसी सनसनी बातें करना नहीं, लेकिन ये निश्चित सही है कि किसी न किसी ने अत्यधिक दबाव के कारण से डीजी साहब जैसे व्यक्ति को ये फैसला करना पड़ा कि ये कोरोना के काल के खंड में डॉक्टर की बहुत आवश्यकता रहती है। इसलिए हमने एक इस तरह का प्रोविजन कर रखा है कि कम से कम इस प्रकार के डॉक्टरों को जिनका मेडिकली हमको उपयोग होता है उनको करो। तो मैंने उनसे पूछा था कि राजस्थान में ऐसी पहले कोई और घटना हुई हो किसी डॉक्टर के साथ और उसने भी इसी प्रकार का ट्रैप हुआ हो और उसको आपने वो कोरोना की महामारी के कारण से छोड़ा हो, तो जवाब नहीं दे पाए। आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी कम से कम ऐसा सहयोगी ना रखे कि भरतपुर की घटना। अब ये तो पता सहयोगी मतलब कोई विधायक या कोई मंत्री होगा? निश्चित रूप से नाम बता दीजिए। ऐसा नहीं, नाम बताने की जरूरत क्या है, नाम तो अपने आप पता लग जाएगा। है तो हमारे में से ही है ना, कौन करेगा सिफारिश इस समय करने की? जिसकी ताकत होगी, जो जनप्रतिनिधि के रूप में होगा, वेल नोन आदमी होगा, वही तो सिफारिश करने का प्रयास करेगा। क्या आधार पे आप राजस्थान को नंबर 1 पे? आधार नहीं है मेरे पास, ये आंकड़े हैं, आधार मैं नहीं बनाता हूँ। तुलना की है क्या कि भाई इस राज्यों में इतना है और राजस्थान की इतना है? भैया ये तो जो एनसीआर की रिपोर्ट पब्लिश होती है उस पब्लिश में सारे हिंदुस्तान के हर राज्यों के आंकड़े आते हैं, हर राज्यों का महीने भर का डिटेल जाता है, उसी के आधार पर रैंकिंग बनती है और उसी के आधार पर आता है। अपने राजस्थान के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत की योग्यता पे सवाल उठाए, कितने अपराध बढ़ रहे हैं। आप जब गृह मंत्री थे तो आपने एक स्टेटमेंट दिया था आनंदपाल के समय कि मैं तो सो रहा था, मुझे जगा के मुख्यमंत्री ने बताया एनकाउंटर। अगर मैंने सच कह दिया तो क्या गुनाह है? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि घटना रात की 11 बजे हुई और मैं 10 बजे सो गया तो मैंने कह दिया, उसमें क्या दिक्कत है? आपके समय में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री चलाते थी क्या? देखो मैं सोचता हूँ कौन चलाती थी, तो ये आपने मेरे 8-9 साल के जीवन का अनुभव देख लिया होगा और गुलाबचंद कटारिया को भी देख लिया होगा। आपने मेरे जीवन को और मेरे गृह मंत्री काल को कहा है, मैं अभिमान तो नहीं करता हूँ, पर मैं अगर आप 100 लोगों को पूछोगे तो मेरे बारे में रिपोर्ट देंगे, वो आपको पॉजिटिव आएगी। सर कटारिया जी, आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा कि पोस्टर से कुछ नहीं होता, पोस्टर से तो आदमी गिराफ गिरता है और मैं तो दिलों पे राज करती हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? देखो मैं सोचता हूँ कि उनका ये कहना कि पोस्टर के कारण से हम नेता बन जाएंगे और भविष्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पालनी चाहिए। क्योंकि मैं भी 40 साल से इसी काम को कर रहा हूँ, कहीं मेरा पोस्टर छपा होगा कहीं नहीं छपा होगा, तो भी मैं जनप्रतिनिधि बन करके आ रहा हूँ। अब दिलों पे राज करना ये तो व्यक्ति की सेवा के ऊपर निर्भर करता है। मैं सोचता हूँ जो जितनी सेवा करेगा उसकी फ़ोटो भले ही कहीं छपी ना हो, लेकिन लोगों के मन में अगर उसका सही काम किया तो निश्चित रूप से होगा। पर ये छानबीन करना बहुत मुश्किल है, कहाँ का तो फोटो छपा हुआ अंदर और कहाँ का फोटो छपा हुआ नहीं है, इसके बारे में देखना पड़ेगा। धन्यवाद।
आप सभी लोग चाय और जो है अल्फार के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को सुन रहे थे आप, और कानून व्यवस्था पर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए, साथ ही प्रदेश सरकार पर भी तमाम हमलावर दिखे। वहीं आपको बता दें कि अपराध जो है प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। और इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे और अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बातचीत करके उनसे उनकी राय जानी है। आप भी देखिए क्या कुछ कहना है अजमेर की जनता का। प्रदेश भर के अंदर एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई तो निरंतर जारी है ही, लेकिन घूसखोरों की जड़ें इतनी मजबूत हो चली हैं कि वह घूस देते और लेते बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। इसी मामले के अंदर कुछ गांव के, कुछ शहर के गणमान्य और जनप्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से घूसखोरी पर लगाम लग सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि घूसखोर और घूसखोरी ख़त्म नहीं हो रही है, किस तरीके की कार्य प्रणाली बननी चाहिए जिससे इस पर अंकुश लग सके? घूसखोर पे सरकार को इस पे निर्णय लेना चाहिए कि जिस प्रकार अभी प्रशासन की ओर से रोज़ आप पेपर न्यूज़ में देखेंगे, हर दिन 2-4 न्यूज़ ऐसी आती है कि कई हर डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आम जनता को सतर्क होना पड़ेगा और आम जनता को निर्णय लेना पड़ेगा कि ना तो हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। यदि ऐसी प्रवृत्ति रही तो ये घूसखोर का काला कारनामा बंद हो जाएगा और हमें इसको सजग रहना पड़ेगा। यदि कोई भी किसी प्रकार की घूस लेते हुए या कोई मांग करता है तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को हमें करनी चाहिए और खुले मन से करनी चाहिए, ना तो हम खाएंगे ना खाने देंगे। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात बोली। हमारे सरपंच साहब हैं केसरपुरा के, उन्होंने ये बोला है कि ना तो ना घूस खाएंगे ना खाने देंगे। इसी से बिल्कुल अंकुश लग सकता है हमारे प्रदेश के अंदर। आपकी क्या राय इस बारे में? मेरी ये राय है कि आम पब्लिक जो है वो पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक ही इसको शुरू करती है और अधिकारी तक वो पहुंचती है। जो छोटी छोटी कौड़ियों में जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी RS IAS अधिकारी तक पहुंचती हैं। तो ये घूसखोर जो है आम आदमी को सतर्क होकर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लेना चाहिए। दूसरी बात कि विभाग को या सरकार को एक ऐसा कोई विभाग बनाना चाहिए या फिर ऐसे कोई कर्मचारी नियुक्त करना चाहिए पर ब्लॉक के ऊपर कि वो घूसखोरी के ऊपर कार्रवाई करे। बिल्कुल सही बात है कि कुछ इस तरीके के अधिकारी भी डेपुट होने चाहिए कि वो तुरंत आनन फानन में कार्रवाई करके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलाई जाए। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? मेरा यही बोलना है कि घूसखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको, जैसे कोई नौकरी करता है तो उसकी नौकरी हमेशा के लिए बर्खास्त होनी चाहिए और उसके परिवार में भी किसी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और आम जनता को भी अपना कार्य करवाने के लिए जो छोटी छोटी रकम दी जाती है उनमें लगाम लाने, जितनी सरकार की फीस है उतनी ही फीस देनी चाहिए। भले वो काम 2 दिन लेट होगा, जल्दी करवाने के चक्कर में हम 2 पैसे ज़्यादा देकर हम उस काम को जल्दी करवाने के लिए घूस देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमारे को खुद को भी सजग होना पड़ेगा, आम जनता को भी सजग होना पड़ेगा कि अगर हम रिश्वत देंगे तो उसमें गुनहगार हम भी हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? यही कहना है कि घूसखोरी, हम भ्रष्ट नेता नहीं होते, हम उनको बनाते हैं, क्योंकि हम खुद स्वयं जागरूक नहीं हैं। अगर हम स्वयं जागरूक रहेंगे तो ऐसा घूसखोरी का लगाम लगाया जा सकता है। इसके लिए हमें स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा और अपने जो साथी है जो अधिकारों के बारे में नहीं जानते तो उनको भी हमें अधिकारों के बारे में बताना चाहिए और घूसखोरी पर सख्त से सख्त हमारे स्थानीय प्रशासन से हमें मांग करनी चाहिए कि घूसखोरी क्यों हो रही है और कहाँ पर इस पर आप एक्शन लीजिए। स्थानीय अगर प्रशासन नहीं मानता है तो हम फिर आगे कलेक्टर के पास हम जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि अधिकारियों का उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कर देना चाहिए। आपकी क्या राय इस बारे में? नमस्ते, मेरा नाम पिंटू कंवर है। मेरा ये कहना है कि घूसखोरों को सबसे पहले तो मतलब अपन ही उनको आगे लाते हैं, क्योंकि अगर अपन उनको रिश्वत नहीं देते हैं तो वो आगे कैसे आएंगे। सबसे पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, कल में अपना बच्चा फर्स्ट आ जाता पढ़ाई में, फिर बाद में जब अपन वहाँ बच्चे की जॉब लगती है या कहीं पर भी उसका कोई कार्य सिलेक्शन होता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें 2 लाख दो, 4 लाख दो। इस मामले को लेकर अपन उनको पैसे दे देते हैं। तो सबसे पहले अपन को सतर्क होना चाहिए। सबसे पहले कि वो अगर अपन से कुछ पैसे मांगते हैं तो अपन उनको बोलेंगे आप हमें लिखित में एप्लीकेशन या कुछ रसीद दीजिए जो सरकार की मोहर लगी हुई हो, ताकि जब जाके ये घूसखोर अपने से रुकेंगे। सबसे पहले आम जनता को एक्टिव होना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकल के आता है कि अगर आम जनता ही अगर एक्टिव हो जाएगी तो शायद घूसखोरी पे बहुत हद तक लगाम लग सकती है, जिससे कि हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बन के उखड़ सकता है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, केसरपुरा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।